इनका नाम पड़ गया है, पूरे देश के लोग कुर्सी कुमार, अब नीतीश कुमार ने इनका कुर्सी कुमार के नाम से प्रचलित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो का खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय। मैं हूं गौरव कुमार पाठक और आज इस स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हैं राजद के जिला अध्यक्ष मोहित यादव जी। तो आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि इस 2020 बिहार विधानसभा के चुनाव परिणाम पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है और अपने संगठन को लेकर ये क्या सोचते हैं। नमस्कार मोहित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए हैं। हमारे संपूर्ण टीम की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। चलिए, मेरे दल की ओर से आपको भी बधाई हो। सबसे पहले मैं अपनी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से ये जो व्यवस्थापक हैं, खास करके 143 विधानसभा अंतर्गत पिरहौली ग्राम से आते हैं डॉक्टर रोशन कुमार जी, मैं अपने दल की ओर से ग्रामीण होने के नाते भी मैं उनके क्षेत्र का मुखिया भी रहा हूं। मैं सबसे पहले अपनी दल की ओर से, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, पूरे राजद परिवार की ओर से मैं डॉक्टर रोशन जी को बधाई देना चाहता हूं कि बेगूसराय ज़िले में इस तरह के स्टूडियो का निर्माण किए हैं। बधाई के, वास्तव में बधाई के पात्र। सर, हम तो आपके संगठन के बारे में आपसे बात करेंगे। मैं जानना चाहूँगा सर्वप्रथम कि आप अपने जीवन का सफ़र हमारे दर्शकों से साझा करें, अपने जीवन के बारे में, अपने परिवार के बारे में। देखिए, मैं एक खेतिहर मजदूर परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी शुद्ध रूपेण से खेतिहर मजदूर थे और जब मैं ग्रेजुएशन कर लिया तो हमारे ग्रामीण मुखिया जी थे जी सुरेंद्र झा जी, जी वो ग्राम पंचायत राज बजलपुरा के मुखिया जी थे। हमारे पिताजी को बहुत करीबी थे जी। उन्होंने हमरे संबंध में कहे कि आप अपने बेटे को हमरे यहाँ दे दीजिए दलपति की नौकरी के लिए। जी जी। मैंने मुखिया जी के यहाँ बेचारे दलपति के रूप में हमको रखे। लेकिन इसी बीच हाईकोर्ट से एक निर्देश आ गया। जी। हाईकोर्ट से एक निर्देश आ गया, अब मुखिया जी दलपति का नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। बस हो गया, राजनीति शुरू। वहीं से हम मैंने उन्हीं के साथ रहना आरंभ कर दिए। अरे जैसे आदमी की संगत में रहिएगा वैसा विचार और व्यवहार आपका बनता चला जाएगा। हमारे आदरणीय मुखिया जी जो हमारे सुरेंद्र झा जी गुरुदेव थे, उनके संगत में रहने से राजनीति की एक नशा हम पर चढ़ गई। फिर हम कुछ कार्यक्रम करना, सामाजिक कार्यक्रम करना, अपने गांव समाज में किसी के बीमारी हो या किसी तरह की कोई सामाजिक कार्य हो, अगर कोई बीमार पड़ गया चंदा चुटकी करके उनको इलाज बात कराना है। ऐसे हजारों उदाहरण हैं। ये किसी तरह के कोई बीमार है तो उसको बेगूसराय रोशन बाबू के लिए जाना है। अब हमारे बीच नहीं रहे डॉक्टर ए.के. पाठक जी, क्या शशि भूषण शर्मा जी, जो भी हमारे बेगूसराय में प्रमोद कुमार जी हैं, अशोक शर्मा जी हैं, जो भी डॉक्टर हैं सारे, मैं पी.आर. मेहरिया जी के समय से ही हम चंदा चुटकी करके गरीबों को, बाल बच्चा को या कोई भी लाचार व्यक्ति को लाकर इलाज कराने का काम करते थे। इसी बीच 23 वर्षों के बाद ग्राम पंचायत का मुखिया का चुनाव हो गया। तो हमारे जो बजलपुरा अंतर्गत मेरा ग्राम है, पैगम्बरपुर ठकुरबारी टोला, तब वर्ष 1957 में हम लोग पैगम्बरपुर एक दियारा क्षेत्र में पढ़ते थे। और वहाँ से 1957 में कटाव पीड़ित होकर हम लोगों के बाप दादा पिताजी यहाँ आ गए, पैगम्बरपुर बजलपुरा पंचायत। बजलपुरा पंचायत में बस गए। आज तक हमारे पैगम्बरपुर में कोई मुखिया के पद पर निर्वाचित नहीं हुए थे। और उस समय अच्छा कार्य हम कर रहे थे, कृषि कार्य से भी लीन थे, कुछ व्यवसाय से भी लीन हो गए थे, माने कार्यक्रम में लीन हो गए थे आर्थिक उपार्जन के लिए। घर में भी आर्थिक स्थिति उस समय संतोषजनक थी? जी नहीं, संतोषजनक इसलिए तो आर्थिक उपार्जन के दृष्टिकोण से हम सक्रिय हो गए थे। इसी बीच में हमारे बुजुर्ग सब, हमारे मोहल्ले के जो थे, वो गणेशी यादव जी थे, हरिलाल यादव थे, लखन साहु जी थे, राम स्वरूप दास जी थे। ये सारे लोग हमारे घर पर आए, बोले कि बेटा तुम एक ऐसा आदमी हो जो सारे जात के लोग वोट देगा। हमारा एक बड़ा शौक है कि हमारे गांव में भी कोई मुखिया बने। उसी बीच में हम जैसे 2001 में मुखिया पद से नामांकन कर दिए, ग्रामीणों के आदेश को मानते हुए। उनका आग्रह मान लिया आपने?
हाँ, और गुरुदेव जो हमारे थे आदरणीय सुरेंद्र झा जी, उनका भी आदेश था जिन्हें बेटा तुम लड़ो, चुनाव लड़ो, हमरे बाद हमरा उत्तराधिकारी इस पंचायत का मुखिया बने, हमरा दिले इच्छा है। तो हम मात्र 520 रुपया मुखिया का चुनाव जीते। मात्र मेरा खर्चा हुआ 520 रुपया में हम ग्राम पंचायत का चुनाव जीते। और हम बजलपुरा में ये 2001 में पंचायत का जब नामकरण हो रहा था, उस समय उसका नाम पड़ गया गौरा छौ, जिसमें अयोध्या, हरिहरपुर, बजलपुरा, कोल्हबारा, नवटोलिया, पैगंबरपुर, गोसाई टोल, मकरा टोल, मधरापुर, सूर्यरेखा, बोल्डर घाट तक जो है से ये सारे गौरा छौ के पार्ट बन गया। उस पंचायत में हम मुखिया का रूप में निर्वाचित हुए और अच्छे ढंग से 5 साल तक ने हमने जनता के बीच में गया, जो जनता का सेवा करना था वैसे हमने किया। जो सदियों से वंचित परिवार था, शोषित परिवार था, वैसे लोगों को हमने सेवा करने का काम किया। वह आंगनबाड़ी की बहाली की सवाल हो, ये आशा कार्यकर्ता के रूप में हो, ये शिक्षा मित्र के रूप में हो, खास करके उस समय भूमिहार वर्गों या ब्राह्मण वर्ग के लोगों को इंदिरा आवास नहीं मिलता था, जबकि पंचायत एक्ट में बाकायदा दर्शाया हुआ था ऑलरेडी जो 3% समान वर्ग को भी इंदिरा आवास मिलना चाहिए। हमने उस समय अरगे, इस जिला में पहला मुखिया हम हैं, हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी उस समय पंकज कुमार जी थे, बोले पंकज बाबू जब तक रोस्टर के हिसाब से इंदिरा आवास हमारे यहाँ नहीं दीजिएगा मैं लिस्ट नहीं दूंगा। तो क्या मांग है? तो हम बोले जो समान वर्ग भी हमारे पंचायत में है तो उनके लिए भी होना चाहिए। जी बिल्कुल। और इस जिला में लगता है सबसे पहले हमारे ग्राम पंचायत में समान वर्ग को इंदिरा आवास के रूप में लाभ मिला। अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। आप आरजेडी के जिला अध्यक्ष हैं, तो राजद के साथ जुड़ाव कैसे हो गया? राजद के साथ मैं विद्यार्थी जीवन में था। 22 जुलाई 1998 की घटना है। 22 जुलाई 1998, उस समय बलिया लोकसभा था। बलिया लोकसभा में संसद के रूप में राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ रहे थे राजवंशी महतो जी। आज जो 141 वर्तमान निर्वाचित विधायक हैं राजवंशी महतो जी चुनाव लड़ रहे थे। और हमारे गांव में पूर्व नगर विकास मंत्री आदरणीय श्री नारायण बाबू का कार्यक्रम था और हमारे गांव में कोई मंच संचालन करना नहीं चाह रहे थे। तो हमको बाज़ जबरदस्ती वहां से लाकर माननीय श्री नारायण बाबू माला पहना दिए। उसी डेट में माला पहनाकर कहे बेटा तुमको मन संचालन करना है। उसके बाद मन संचालन हमने किया। वहीं से जिला के लोगों से राजनीति में हमारा जुड़ाव हो गया। उसके बाद जब मुखिया पद से हम माने आरक्षण के कारण पुनः चुनाव नहीं लड़े। आरक्षण के कारण हम चुनाव नहीं लड़ सके। हालांकि हमारे ग्रामीण इतना सीधा साधे लोग सब थे, बुजुर्ग सब, जो कहे ना आपको चुनाव लड़ना है। बोले चाचा आरक्षण हो गया। हाँ, तो हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो हमको जहाँ कहिए वहाँ झंझट वगैरह हम नहीं करना नहीं है, पूरे बिहार के लिए लागू हुआ और उस कैटेगरी में हम भी आगे। हम चुनाव नहीं लड़े। ये 14 दिसंबर 2006 की घटना है। उस समय हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जिला प्रभारी राम परीक्षण साहू जी हुआ करते थे, पूर्व मंत्री, जो मुजफ्फरपुर के थे। वो हमारे जिला के पार्टी के प्रभारी हुआ करते थे। हमको घर पर से बुला लिए, हम आ रहे हैं आइए। तो हम आ गए, उनके साथ यहाँ बेगूसराय में पार्टी की बैठक थी। उसी तिथि को 14 दिसंबर 2006 को हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष, अभी पार्टी के वर्तमान प्रदेश महासचिव हैं प्रोफेसर अशोक कुमार यादव जी, उन्होंने हमको तेघरा प्रखंड के पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष बना दिए। और हाँ, अध्यक्ष बना दिए, प्रखंड अध्यक्ष हमको बना दिए। 12 नवंबर 2008 को फर्टिलाइजर में कार्यक्रम हुआ था। नीतीश जी को, लालू जी को, रामविलास जी को। हमने अपने गांव से वही जो सब लोग मुखिया बनाए थे, सारे बुजुर्ग लोग बहुत बहुत बड़ा बड़ा झंडा लेकर हमने अच्छा से
दिनकर ग्राम जो भी उस समय सिमरिया रेलवे स्टेशन था, उसी डेट में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने वो दिनकर ग्राम स्टेशन का घोषणा किए थे 12 नवंबर 2008। जी बिल्कुल। उसी तिथि को हमने इतना सुंदर प्रदर्शन किया, लालू जी हमको बुलाकर पिट्ठी उठी ठोक दिए थे वही दिनकर ग्राम रेलवे स्टेशन पर। जी जी। उसके बाद फिर हम 2-3-4 दिन के बाद हम अध्यक्ष पद से रिजाइन दे दिए। ये हमारे अंदर की बात है। जी जी। हमने रिजाइन दे दिया। उसके बाद राजनीतिक इच्छा शक्ति मैंने बढ़ते चला गया। हमने लालू जी से कहकर उनके लिखित एक लेटर लेकर हमने लालू संघर्ष मोर्चा का गठन किया, जिसका जिला संयोजक के रूप में हम कार्य पूरे जिला में हमने संगठन बनाया। इसी बीच में हम फिर राजनीति से मुड़ना चाह रहे थे। पूर्व विधान पार्षद राष्ट्रीय जनता दल के वरीय उपाध्यक्ष जो हैं डॉक्टर तनवीर हसन साहब, वो बेचारे 27 दिसंबर 11 को हमारे घर पर गए कि क्या मोहित चलो मेरे साथ चलो। तो 28 दिसंबर 11 को जाकर हमको युवा राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष पद पर मनोनीत करवा दिए। उस समय से लगातार हम हर गांव, कस्बा, मोहल्ला, जिले में हर पंचायत का दौरा करके पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम किया। और फिर पार्टी ने काम को देखते हुए 9 फरवरी 2020 को जिला राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष पद पर हमें मनोनीत किया है। और ऐसा मनोनीत करने के बाद हर प्रखंड, हर पंचायत में हम भ्रमण करने का काम करते हैं। आज किसी भी पार्टी का लोग हो, अगर कोई कार्यक्रम लेकर तो हम करने का काम करते हैं, जो हमारा संगठन मजबूत और धारदार हो। पार्टी के जो दिशा निर्देश हो, आदरणीय तेजस्वी यादव का निर्देश हो, जगता बाबू का निर्देश हो, लालू जी का आह्वान हो, सारे कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने राजनीतिक सफ़र को आपने यहाँ से साझा किया। सर हम बात करेंगे चुनाव को लेकर। चुनाव परिणाम आ चुके हैं, काफ़ी देखा गया था रोजगार रोजगार रोजगार, 10,000 बनाम 19,000 चर्चाएं हो रही थी। इस मुद्दे पर बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, चुनाव अभियान चलाए गए। ऐसा लग रहा था कि जिस जंगल राज की चर्चाएं हो रही थी, तेजस्वी जी ने कहा कि अब नया युवा बिहार, बदलो सरकार, इस तरह की चर्चाएं हो रही थी। महागठबंधन ने पूरी जोर के साथ तेजस्वी को अपना चेहरा बनाकर लड़ रहा था। लेकिन क्या कमी रह गई कि आपकी सरकार नहीं बन पाई, बहुमत से थोड़ी से दूर रह गए आप? देखिए, ये तेजस्वी यादव का ही नारा और घोषणा कार्यक्रम नहीं था। इसमें हमारे सहयोगी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी या वाम मोर्चा कहिए, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और लेनिन मार्क्स दोनों को मानने वाले जो माले हैं, संयुक्त रूप से वामपंथी और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का संयुक्त घोषणा पत्र बना। और ऐसा आप आज़ादी के बाद उठाइए, आज़ादी के बाद से उठाइए, जब हमारे देश के लाखों नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया। किस लिए आज़ाद करवाए थे? इसलिए न, जो मेरा बेटा अगर शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, शिक्षा अर्जित करना चाहता है, तो मेहतर का बेटा भी शिक्षा अर्जित हो। माने सबको एक समान, इसलिए हिंदुस्तान आज़ाद हुई थी। लेकिन देख लिया, आज़ाद हिंदुस्तान में भी जो अंग्रेजी हुकूमत में अंग्रेजों को दलाली करने का काम करता था, वही पुनः हिंदुस्तान की सत्ता के इर्द गिर्द घूमना, उसी के हाथ में सत्ता चला गया। इसके लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने समाजवाद की स्थापना की, जिसको आगे बढ़ाने के लिए लोकनायक जयप्रकाश बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर, मधु लिमे साहब लीजिए, SR बॉम्बे, और हमारे बीच नहीं रहे ये जॉर्ज फर्नांडिस साहब, शरद यादव जी, लालू यादव जी, और खास करके बिहार की राजनीति की मैं चर्चा करता हूं, लोहिया जी से उठाइए। और बिहार की राजनीति जो गरीबों की सम्मान देने के लिए, समानता लाने के लिए, सबका शिक्षा बराबर, सबका सम्मान बराबर के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जो लड़ाई लड़ा, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का
लगातार प्रयास अगर किसी व्यक्ति ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश बाबू के बाद पूरे हिंदुस्तान में किसी नेता का नाम है, वह लालू यादव। मैं साधारण बात, अभी तक हम आ जाएंगे तेजस्वी जी पर। जब 1990 के दशक में राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में पदस्थापित हुए, तो बतलाइए पूरे कस्बा, पूरे बिहार में, संयुक्त अभी बिहार और झारखंड में, हर गांव में हर गरीब को यह लगता था कि बिहार की मुख्यमंत्री मैं हूं। और आदरणीय लालू प्रसाद जी ने हर जगह जाकर एक ही शब्द कहा करते थे, ये गाय चराने वाले, ये भेड़ चराने वाले, ये तार चढ़ने वाले, ये मछली पकड़ने वाले, शुगर चराने वाले, सबसे पहले ये भीख नहीं भागीदारी है, सत्ता में हिस्सेदारी है, इसके लिए शिक्षा जरूरी है। आप शिक्षित होइए, स्वतः अधिकार आपके पास स्वतः आ जाएगा। और शिक्षित करने के लिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने प्रथम मुख्यमंत्री काल में 6 विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसका जीता जागता उदाहरण है मधेपुरा में बी एन मंडल विश्वविद्यालय। जी, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ सर। उन्होंने 6 विश्वविद्यालय बनाया, उनके शासनकाल में 6 विश्वविद्यालय बिहार में बने। लेकिन इस बात से भी आप मुंह नहीं मोड़ सकते कि चारा घोटाला भी उन्हीं के शासनकाल में हुआ। जी नहीं, अब हुआ क्या जानते हैं? चारा घोटाला में क्या हुआ, इस बात को मैं ये नहीं कह रहा कि वो मेरा मानना कि उनके रीजन में ही ये हुआ है और कोर्ट ने भी उनको इसी के लिए सजा दी है। जी नहीं, सदियों से यह इतिहास रहा है, सामंतशाही व्यवस्था। अच्छा, इनका आप लीजिए, नेल्सन मंडेला साहब को 27 वर्ष क्यों जेल में रखा गया? बताइए, उन पर कोई आरोप था नेल्सन मंडेला साहब को? वो गोरे के खिलाफ खड़े थे, रंगभेद का इसलिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने आजाद हिंदुस्तान के बाद जो सदियों से दबे कुचले परिवार था, जिसको ऊपर उठाने के लिए यह सामंतशाही व्यवस्था ने देखा, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने 6 विश्वविद्यालय की स्थापना करके और सबको शिक्षित करने का काम करें। खास करके बिहार नहीं, बिहार एक ऐसा राज्य बना जहां मुस्लिमों समुदाय के लिए, आज लोग कहते हैं मुस्लिम समुदाय लालू यादव के पीछे क्यों, जिसका जीता जागता उदाहरण है उसी विश्वविद्यालय में मजरूल हक उर्दू फारसी विश्वविद्यालय पटना में स्थापित आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किए। उसके बाद पर बिहार प्रशासनिक सेवा में उर्दू को 8वीं सूची में दर्ज करवाने का कोई नेता ने काम किया। पूरे देश में पहला मुख्यमंत्री वह आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी थे। और यही बात है जो लालू जी को नहीं, अब देखिए मैं बेगूसराय की घटना, जहां के हमारे आदरणीय रोशन बाबू का घर है, उससे 7 किलोमीटर और पश्चिम दिशा में एक फतिया ग्राम है। वह रामविलास पासवान नाम का एक रिक्शा चालक था और वहां के भूस्वामियों के द्वारा यह लालू जाप करता था। वहां के भूस्वामियों के द्वारा उसका कह दिया, लालू मत जपो, किस रास्ता चलोगे? तू बेचारा सीधा इंसान था, कहा हम ललुआ कह देवे, तो ललुआ तोरा चले देता। कहा नहीं हम ललुआ कह देवे। कहा तो इसको रास्ता ब्लॉक कर दो, रास्ता बंद कर दिया। वो बेचारा अपने फटे हुए कुर्ता, फटे हुए धोती पहने हुए चला गया मुख्यमंत्री आवास पर। और इसका चेहरा देखकर वहां का जो प्रशासनिक व्यवस्था था, कहा किससे मिलना है? तो बेचारा इतना सीधा था, वो कहता था हमको ललुआ से मिलना है। वो तो पूछता था लालू हम कहें, हाँ ललुआ से मिलना है, प्यार से। वो बेचारा सीधा था। अंततः वहां का जो प्रशासनिक व्यवस्था था, वो जाकर आदरणीय लालू प्रसाद जी को सूचना दिया। एक इंसान आया है, वो इसी तरह से इसी लहजे में बोलता है हमको ललुआ से मिलना। लालू जी कहे बुलाओ जल्दी बुलाओ। गए, बोला क्या बात है? तो उन्होंने अपनी सारी घटना को सुनाए। हमको कहा कि ललुआ तोरा चल दे, तो ललुआ वोट दिली हन, तो हमारा रास्ता बंद क्या दिलके हन। हम कहलिए ललुआ कन जइबो, तो हम ललुआ फिर चल लिए हन, अब तो की करबो तो जान हो। लालू जी उसको बैठा कर अपने मुख्यमंत्री आवास में रखे, धोती कुर्ता गमछा देकर, तब तक बड़े प्रशासनिक के द्वारा उस मालिक को उठाकर कैद खाना में बंद करवा दिया गया। अंततः वह रामविलास पासवान रिक्शा चालक जब तक सहमति नहीं दिया, मालिक नहीं छूटे। इस तरह से गरीबों को मदद
आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी करते थे। चारा घोटाला की चर्चा करते हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी 1990 में मुख्यमंत्री के रूप में पदस्थापित हुए। चारा घोटाला 1971 से हो रहा था, जिसको पिटीशन देकर जांच करवाने का काम, जांच के लिए आदेश देने वाला ये मुख्यमंत्री के रूप में पहला मुख्यमंत्री हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। ये सामंती लोग ने सोच लिया अगर लालू यादव को इसी कड़ी में नहीं रोका जाए, जो व्यवस्था है इस व्यवस्था में लालू यादव को नहीं रोका जाएगा तो नेल्सन मंडेला की तरह विश्व फेमस नेता लालू यादव हो जाएगा। और लालू यादव अगर विश्व फेमस नेता हो जाएगा तो ये जितने भी मजदूर वर्ग के लोग हैं, शोषित पीड़ित दलित लोग हैं, सारे लोग एक समान हो जाएंगे। सभी शोषित पीड़ित दलित वंचित को आवाज को दबाने के लिए इनके नेता को कैद खाना में एक चारा घोटाला, बतलाइए ना। अच्छा, हो सकता है कि बातें बहुत सारी होंगी, लेकिन ये इस पर सीबीआई जांच भी हुए और कोर्ट ने इनको सजा दिया है, सजा याफ्ता है। उनका बेटा अभी राजनीति में सक्रिय है और महागठबंधन की नैया को पार लगाने के लिए तैयार है, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। तो क्या लगता है इस बार के चुनाव परिणाम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें हुआ है, डायरेक्ट हुआ है, लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है। आप बहुत चुनाव की चर्चा सुने होंगे, सबसे पहले पोस्टल बैलेट को गिनती होता है। जी जी, नहीं, जो डाक के द्वारा मत आया है पोस्टल बैलेट को गिनती होता है। यहाँ क्या हो गया, पहले ईवीएम गिनती करो, बाद में पोस्टल बैलेट। ऐसा 51 सीट है, 25 पर भले गए हैं हमारे नेता, 51 सीट बेगूसराय में जीता जागता उदाहरण है। आपको बेगूसराय विधानसभा 146, 142 बछवाड़ा, वहां 17 गो बक्सा को गिनती ही नहीं हुआ। यहां 2 चक्र का गिनती को घोषणा ही नहीं किया। तो डायरेक्ट बिहार में चुनाव आयोग से लेकर गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री के संदिग्ध में ये डायरेक्ट चुनाव, लोकतंत्र का चीरहरण कर दिया गया। आप ही बतलाइए, जहां प्रधानमंत्री जी की सभा होती थी वह जनसैलाब क्या कह रहा था। मुख्यमंत्री जी जहां जाते थे उनको भाषण सुनने के लिए लोग नहीं था, केवल वोट देने के लिए था। डायरेक्ट जहां हमारा उम्मीदवार 400 वोट से, 500 वोट से, 200 वोट से, 12 वोट से, 17 वोट से, 184 मत से हराया गया है जबरदस्ती। एक एक जगह 400, 500, 800, 3-3 हजार बैलेट को जो है से वो जो आया था मत, जी, पोस्टल बैलेट को रिजेक्ट कर दिया गया। आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, उसको जो है से ट्रेनिंग सबको दे रहा है, मत ऐसे डालना है, उसका वोट अनवैलिड हो जाएगा। बहुत सारी देखा गया पोस्टल बैलेट में जो है इस तरह की बहुत जगह से चर्चाएं आ रही थी। इसको लेकर ईवीएम पर भी कई जगह पर आपके संगठन ने विरोध किया। क्या ईवीएम को लेकर आप? नहीं, ईवीएम में तो धांधली है ही। आप छोड़िए यहाँ की बात, बिल क्लिंटन साहब अमेरिका में दूसरे बार राष्ट्रपति क्यों हुए? ईवीएम घोटाला से हुए। और इस ईवीएम को निर्माण करने वाले जापान है, जापान में अब ईवीएम से वोटिंग नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट धांधली है। अमेरिका में ईवीएम से वोटिंग नहीं होता है, डायरेक्ट धांधली है। और जैसा हमको सुनने में आ रहा है, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी और देश के जितने भी गैर दक्षिणपंथी नेता हैं, गैर दक्षिणपंथी नेता, गैर पूंजीपति पार्टी जितने हैं जो सरभरा के नेतृत्व करते हैं, सारे लोग ने इस मांग को रखा है अब देश में ईवीएम समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि ईवीएम के द्वारा लोकतंत्र का डायरेक्ट चीरहरण होता है। अच्छा सर, महागठबंधन में बेगूसराय विधानसभा की हम बात करते हैं, हम फिर बिहार विधानसभा पर चर्चा करेंगे आपसे, चूंकि आप बेगूसराय के राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं। 7 सीट हैं बेगूसराय जिले में विधानसभा की, जिसमें राजद के हिस्से का 2 था, जहां से दोनों आपने जीता। एक सीपीएम को था जो लूज कर गई, सीपीआई के 3 थे, उसमें से वो 1 जीत पाई, और 1 सीट मिला था कांग्रेस को जो वो हार गई। तो ये महागठबंधन जो आपकी बनी हुई थी, इसमें आप अपने जो साथी जो दल थे उनको कैसे देखते हैं, उनके परिणाम को? देखिए, ये 7 विधानसभा है बेगूसराय जिला में, और मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि चिड़िया बरियारपुर और साहेबपुर कमाल में ही मेरा राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी थे। हमारे ही प्रत्याशी बछवाड़ा में थे, जी। हमारे ही प्रत्याशी बेगूसराय में थे, हमारे ही प्रत्याशी मटिहानी में थे, हमारे ही प्रत्याशी बखरी में थे,
सब जगह हम महागठबंधन के प्रत्याशी थे। सारे पर हमारे तेजस्वी जी का जो समर्थक थे, जो सत्ता परिवर्तन के चाह रखने वाले, जो हमारे पार्टी की वर्कर थे, शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज कैसे अब घोषणा पत्र जो बना था संयुक्त, नहीं मैं सारी बातें मैं मानता हूं इस बात को, आपकी सारी बातें सही है। यहाँ से सब जगह देखिए राष्ट्रीय जनता दल के लोगों साथियों के द्वारा, जो हमारे पार्टी जिला के कार्यकारिणी के सदस्य हो, जिला के पदाधिकारी हो, या जिले में कहें से कोई हमारे प्रखंड अध्यक्ष साथी हो, सारे लोगों ने ईमानदारी से काम किया। इसमें कहें, अब रही बात आपने कहा जे वामपंथी दो लड़ा जिसमें एक जीता नहीं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महागठबंधन के रूप में दो प्रत्याशी थे, तीन प्रत्याशी थे। बछवाड़ा, तेघरा, बखरी, जिसमें दो उन्होंने जीत दर्ज किया, बखरी और तेघरा। और सीपीएम के जो महागठबंधन के प्रत्याशी थे माननीय राजेंद्र बाबू, वो मटिहानी से थे, उन्होंने सीट लूज कर गया और उसमें लूज किए नहीं, उनको हराया गया प्रशासनिक व्यवस्था। ये तो मैं पहले कह चुका हूं, बाजबरदस्ती। बताइए, लगातार वो जीतते जा रहे थे, हारे कहां, बाजबरदस्ती उनको हरा दिया गया। ये कलेक्टर के द्वारा, बेगूसराय के जो हमारे माननीय कलेक्टर साहब हैं, उनके द्वारा मटिहानी, बेगूसराय, बछवाड़ा, बाजबरदस्ती हमारे निर्वाचित प्रत्याशी को प्रमाण पत्र नहीं देकर जो हमारे प्रतिद्वंदी थे उनको प्रमाण पत्र देने का काम किए, बाजबरदस्ती। हम तो कहते हैं अपने नेता से, जो आप रिकाउंटिंग को जो मांग कर रहे हैं, हमारे बेगूसराय में भी 3 विधानसभा है, इसमें भी रिकाउंटिंग होगा, स्वतः दूध का दूध, पानी का पानी मिल जाएगा आपको। यहाँ धांधली कलेक्टर के द्वारा हुआ है कि नहीं? अच्छा सर, 70 सीटें कांग्रेस को आपने दी और मात्र 19 विधायक ही उनके जीत के आए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, राष्ट्रीय पार्टी है, मैं इसलिए बोल रहा हूं। मैं तो पहले कह दिया, वो 70 सीट पर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नहीं थे, महागठबंधन के प्रत्याशी थे। अगर जीते तो महागठबंधन, हारे तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ऐसी बात नहीं। आपके महागठबंधन यानी आपकी पार्टी के कई पदाधिकारी, कई नेताओं की मैंने सुना है, आया है, उनका कमेंट आया है कि कांग्रेस हार की सबसे बड़ी वजह रही। कुछ एक नेता आप ही के पार्टी से हैं जिन्होंने कहा है, और आपने भी सुना होगा। हम जीते, जहां जीते वहां महागठबंधन जीते, जहां हमको हराया गया है महागठबंधन को हराया गया है। यहाँ न कोई कांग्रेस था, न कोई कम्युनिस्ट था, न कोई राजद था, हम महागठबंधन के सारे प्रत्याशी थे। वह चुनाव चिन्ह अलग अलग थे, दूसरी बात है, लेकिन सारे जगह महागठबंधन के प्रत्याशी। हम राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की चर्चा जब करिएगा, क्या राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी स्वतंत्र रूप से चुनाव तो नहीं लड़ रही थी, नहीं। महागठबंधन के अंग बनकर लड़ रही थी। आप और देखिए, रही बात कि 70 सीट, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के, ये जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं कांग्रेस का जनाधार कमा है? कांग्रेस का जनाधार नहीं कमा है, लोगों का केवल सोच में कमी आ गया। अब रही बात, ये कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ जानते हैं कि नहीं? हमारा, हम उसमें डीप कांग्रेस पार्टी, आप कांग्रेस की बात, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बोले, कांग्रेस का मतलब होता है साथी। नहीं, हम ये राष्ट्रीय कांग्रेस जो अभी हमारे चुनाव आपका हिस्सा था, जिनका चुनाव अच्छा जी, हाँ अच्छा, हम उसके संदर्भ में बात कर रहे हैं आपसे कि इनके प्रति लोगों का आकर्षण कमा है, इस बात को आप मानते हैं या नहीं? नहीं, इस बात को हम कैसे मान लेंगे? बहुत बाहुबली हमारे प्रत्याशी थे, भाई रणवीर जी की पत्नी पूनम यादव जी, वहाँ हमारे छत्रपति जी जीते हैं कि नहीं? आप मुकेश सहनी जी सिमरी बख्तियारपुर में खड़े थे, क्या वहाँ जीते कि नहीं? तो क्षेत्र की बात है, जहाँ प्रशासनिक धांधली हुई है वहाँ इस ढंग की बात हुई है। सर, जो सरकार आई है तो उस सरकार से आपको क्या उम्मीद है, क्या लगता है जो वादे किए अच्छा, आप इस सरकार से क्या उम्मीद करना चाहते हैं आप? ये तो आप चौथा टर्म जो है नीतीश जी को चल रहा है, 15 साल तक इनका शासन लोग देख चुके हैं। मैंने लालू जी के प्रथम शासनकाल की चर्चा किया, इन्होंने ये बराबर कहा करते थे, वह बेगूसराय हो, मुजफ्फरपुर हो, मधुबनी हो, दरभंगा हो, खगड़िया हो, सहरसा हो, अररिया हो, जहाँ भी जिस सभा में जाते थे
अब ये लाठी का युग समाप्त हो गया है, अब स्याही और कलम का युग आ गया। नीतीश जी कहते थे ये लाठी का युग समाप्त हो गया है, अब आया है कलम और स्याही का युग। माननीय नीतीश जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने ये 15 साल के शासनकाल में बतलाइए, बिहार के किसी जिला में एक विश्वविद्यालय का निर्माण किए? आप जो लाठी की परिचर्चा करते हैं, थोड़ा सा भी उनको अपने आप में शर्म आना चाहिए। जो हम लाठी की चर्चा तो करते हैं, लेकिन हम क्या किए हैं इसका चर्चा नहीं करते हैं। और वो उनके शासनकाल में जो आपराधिक घटनाएं हुई, सरकार को कबूल करना चाहिए कि मेरे शासनकाल में इस ढंग की घटना दुर्घटना हो रही है, उनको कबूल करना चाहिए। लेकिन आज लोकतंत्र इनके शासनकाल में नहीं रहा, ये तंत्र, इनके लोकतंत्र पर तंत्रलोक हावी हो गया। और कैसा मुख्यमंत्री हैं हमारे नीतीश जी, अब पूरी दुनिया के लोग जान रहे हैं, पूरे दुनिया के लोग जान रहे हैं। मुजफ्फरपुर बाल गृह में बालाएं के साथ सामूहिक बलात्कार हुई। अब बिहार के मुख्यमंत्री के नाते इनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए, 2 दिन में एक्शन लेना चाहिए, 3 दिन में एक्शन लेना चाहिए, 1 सप्ताह में एक्शन लेना चाहिए। 3 महीना के बाद ये शर्म किए, ये शर्म की बात है, इनको शर्म करने में 3 महीना लग गया। नीतीश जी के शासनकाल में प्रशासन नाम का कोई चीज ही नहीं है मित्रों। आप ये घटना इधर जिला में भी घटना ले लीजिए, कल परसों एक तिलरत में बच्चा को अपहरण हो गया प्रशासन के माध्यम से, और इनका शासन का क्या हाल है। ये अपहरण की सरकार हो गई, लूट डकैती अपहरण छितनई बलात्कार के महागठबंधन पर जो आरोप लगाए, लूट का उद्योग चलता था। हम लोग चौथा में हम पढ़े थे, अनाथ के सनाथ प्रतिकूल के प्रतिकूल मस्या पूर्णिमा। ये बुझिए अच्छे कहते हैं तो बुझिए बुरा, मैंने महागठबंधन पर आरोप लगा रहे थे। इनके शासनकाल में बताइए, इनके डीजीपी साहब क्या बोले एक पत्रकार के साथ, वीडियो वायरल हो गया। जी मुजफ्फरपुर बाल गृह में जो घटना हुई, चमकी बुखार हुआ, या लॉकडाउन के समय में हमारे बिहार के मजदूरों के साथ और छात्रों के साथ क्या दुर्व्यवहार किए, क्या नहीं किए। ये तो जनता के मत से ये नहीं आए, ये डायरेक्ट प्रशासनिक मद से मुख्यमंत्री बने हैं। इनको तो स्वतः नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए या मुख्यमंत्री के रूप में शपथ नहीं लेना चाहिए। लेकिन इनको कुछ है ही भीतर से नहीं, और बिहार के विषय में इनको सोचना ही नहीं है, बिहार के अवाम के विषय में इनको सोचना ही नहीं। केवल कुर्सी पर ये बैठे, इनका नाम पर गया है, पूरे देश के लोग कुर्सी कुमार, अब नीतीश कुमार ने इनका कुर्सी कुमार के नाम से प्रचलित है। बिहार में कुर्सी कुमार, बिहार में कुर्सी कुमार। इनको कुर्सी कैसे रहेगा? आज इनको कह दे किसी आतंकवादी संगठन, आप बिहार के 10-5 गो जिला में बम विस्फोट कर दीजिए, आजीवन कुर्सी पर बने रहिएगा, वो भी कल्ले घटना घट जाएगी। जिस तरह से केंद्र सरकार, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि तेजस्वी को लेकर हमारी बात ये हो रही थी आपसे, कि क्या लगता है कि भविष्य में तेजस्वी बिहार का प्रतिनिधित्व करते दिखेंगे? अब कहते हैं जो बिहार के प्रतिनिधित्व करते देखेंगे। अब तेजस्वी छोड़कर किसी व्यक्ति का नाम अवाम में जाइए, वो सारे लोग जान रहे हैं हमारे बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी है। ये चीरहरण करके ये बन गए। जनता का सीधा समझदारी है ये बिहार का सीएम तेजस्वी, जनता ने बना दिया। लेकिन ये केवल केंद्र सरकार और बिहार सरकार प्रशासनिक तंत्र के द्वारा जो ये चीरहरण किया गया है, इसका लड़ाई हमारे नेता का निर्देश प्राप्त के इंतजार में, इसका लड़ाई जिस तरह से लोकनायक जयप्रकाश बाबू ने लड़ाई आरंभ किया था, लगता है दूसरा आंदोलन अब होने वाला है। केवल नेता का निर्देश का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। सर, एक युवा इस बार आपके साथ था, MY के साथ एक और वाई जुड़ गया था, ये मुस्लिम, यादव और यूथ। क्या यूथ को जो आपसे उम्मीदें थी महागठबंधन में, वो जो उम्मीद देख रहे थे, क्या उनके अधिकार के लिए आप खड़े नजर आएंगे? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल, आप हमारे नेता, आदरणीय तेजस्वी जी, या हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है। ये विरोधियों के द्वारा यह अफवाह फैलाया जाता है जो
इस बार युवा आप में देख रहा था नया उम्मीद। युवा देखिए, जितना ने ठगे हैं युवाओं को, डबल इंजन की सरकार और खास पूंजीपतियों के सरकार के द्वारा हम नहीं आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन मोदी जी जो बराबर कहा करते थे, वह बिहार, कर्नाटक, बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जहां भी जाते थे, हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं की रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं, जी जी, हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं की रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं, बोलो मोदी मोदी। लोग निराश हो गया है, युवा निराश हो गया। और उसके ही ये नीतीश जी हैं, उन्हीं के आरएसएस और बीजेपी की गोद में। तो ये सीधा, ये किसी जाति वर्ग की बात नहीं, संपूर्ण युवाओं का यह सोच बना कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो गठबंधन की सरकार बनेगी, जिस तरह से पकौड़ा तलने का संदेश बराबर दे रहा था, पकौड़ा बेचना भी रोजगार है, ये कभी रोजगार सृजित नहीं करेंगे, ना केंद्र सरकार न बिहार। युवाओं की रोजगार नहीं मिलेगी। जो सरकारी संस्थानें हैं सारे को निजीकरण ये कर रहा है। अब दूसरा कोई उद्योग लगा ही नहीं रहा, तो रोजगार मिलेगा कहां से? इसलिए आज बिहार की चर्चा कर दें, संपूर्ण देश का युवा इनके विरोध में, और प्रशासनिक तंत्र के द्वारा कब तक ये सत्ता पर काबिज रहे? आज न कल इनको सत्ता से हटना है और ये स्वतः रिजाइन देंगे। इतना बड़ा युवाओं के द्वारा आंदोलन किया जाएगा, बिहार नहीं पूरे देश में युवाओं के साथ छल किया गया। और किसी भी आजादी के बाद किसी भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के काल में युवाओं के साथ मजाक अगर किया गया है, तो नरेंद्र मोदी और नीतीश जी के शासनकाल में इतना बड़ा क्रूर मजाक आज तक किसी के शासनकाल में नहीं हुआ था, जितना आने भारत के भविष्य के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही प्रमुखता के साथ अपनी बातें रखी। मैं आशा ही नहीं, उम्मीद करता हूं कि जब भी, चूंकि विपक्ष की भी लोकतंत्र में महती भूमिका है और एक मजबूत विपक्ष के रूप में सरकार के साथ आप रहेंगे और जनता की आवाज़, गरीब पिछड़े शोषितों की आवाज़ और खासकर युवा की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। बहुत बहुत आभार आपका। चलिए आपको भी बधाई, धन्यवाद।